यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बेसिकली आज हमारा 7th सेशन है डिज़ाइन थिंकिंग मास्टर क्लास का। तो इससे पहले मैं अगर एक क्विक रिकॉल करूं तो डिज़ाइन थिंकिंग जैसे हमने डिस्कस किया कि बेसिकली एक टेक्निक है दैट इज़ इसके कुछ ज़बरदस्त फीचर्स हैं, जिसमें से नंबर 1 फीचर ये है कि ये ह्यूमन सेंट्रिक है। जो मेजर अप्रोच है डिज़ाइन थिंकिंग की वो ये है कि आप जिन लोगों के लिए सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उन लोगों को प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। ठीक है, हर एक्टिविटी में, हर स्टेप में वो आपके या साथ हों या फिर कम से कम वो आपकी कंसिडरेशन में हो। अच्छा, जो सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है डिज़ाइन थिंकिंग की वो ये है कि डिज़ाइन थिंकिंग जितना फोकस प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे करता है उतना ही फोकस प्रॉब्लम पे भी करता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि डिज़ाइन थिंकिंग में जब हम एम्पैथाइज करते हैं तो उसके बाद कई दफ़ा जो हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके चल रहे होते हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टोटली चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नई इनसाइट्स, नया डाटा आने के बाद हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीडिफाइन करते हैं। अच्छा, जो थर्ड इम्पोर्टेंट फीचर है डिज़ाइन थिंकिंग की वो ये है कि इसमें क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी होती है कि आप न्यू आइडियाज़ पे काम करें। ठीक है, क्योंकि इसका जो थर्ड फेज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये है ही क्रिएटिविटी के बारे में ना। आइडिएट आइडिएट का मतलब ये है कि आप आइडियाज़ जनरेट करें। तो इसमें जो इस फेज़ में स्पेसिफिकली कुछ मेथड्स और मॉडल्स यूज़ होते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं है कि प्रीवियस आइडियाज़ को देखें, हम क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस पे काम करें। और जो फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि डिज़ाइन थिंकिंग एक बिहेवियर है। डिज़ाइन थिंकिंग में जो हमारा बिहेवियर है वो हम हर मिस्टेक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अ यूजर, इंस्टेड दैट इज एक्चुअली प्रॉब्लम ऑफ अ डिज़ाइन। कि अगर हम डिज़ाइन को अफेक्टिव कर लें तो हम कस्टमर की जो प्रॉब्लम है हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बजाय कि हम सिर्फ लोगों को कहते रहें कि उनको ठीक होने की ज़रूरत है, उसके बजाय हम डिज़ाइन बेटर करते हैं ताकि डिज़ाइन के ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। ठीक है, तो ये कोर फीचर्स हैं। डिज़ाइन थिंकिंग के 5 फेजेस हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज़ एम्पैथी। एम्पैथी में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की, एम्पैथी है क्या, एम्पैथी के टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, जिसमें से मेजर हमने देखा कि हम एम्पैथाइज करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस, हम एम्पैथाइज करते हैं थ्रू इंटरव्यूज़ या फिर थ्रू इमर्जन। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी सब ब्रांचेस भी हैं, मगर कोर अगर हम देखा जाए तो इसके ये 3 मेजर स्टेप्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमने जब एम्पैथाइज़ किया तो एम्पैथी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमने जजमेंटल नहीं होना, हमने बायस्ड नहीं होना, हमने रियल डाटा पे काम करना है, हमने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पे काम करना है, हमने सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को भी मिनिमम यूज़ करना है। ठीक है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन से मुराद वो इन्फॉर्मेशन है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन से मुराद वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें किसी दूसरे के ज़रिए मिल रही होती है। तो हमारा जो मेजर फोकस है वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पे होना चाहिए कि जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमने खुद कलेक्ट किया प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि बेसिकली इन्फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस आपने देखा कि कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में, और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट जब हम आइडिया जनरेट करते हैं। ये एक लिंक्ड प्रोसेस है, हर स्टेप दूसरे के साथ इन्वॉल्व और एंगेज्ड है, इंटीग्रेटेड है। इसलिए हर स्टेप की, हर इनपुट दूसरे की, हर प्रोसेस की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो सके हमारा डाटा और वर्किंग वैलिडेटेड होनी चाहिए और उसमें डाटा की इंटेग्रिटी होनी चाहिए ताकि वो हमारे डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर हेल्प आउट कर सके। तो हमने एम्पैथी के पास बाद जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये डिफाइन फेज था। डिफाइन फेज में बेसिकली हमारे पास जो डाटा हमने कलेक्ट किया था एम्पैथी फेज में, हमने उस डाटा को कन्वर्ट किया इनसाइट से में। ठीक है, इनसाइट से हमने नीड्स जनरेट की और नीड से हमने बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स निकाली, और जो कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी अब वो हमारे लिए वो एक्शन आइटम्स हैं, वो एक्शन पॉइंट है जिसके अगेंस्ट हमने सोल्यूशन डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने कुछ बेसिकली वर्किंग की थी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, हमने एक सिनेरियो के साथ लेके आगे बढ़े थे कि जिसमें हमने बेसिकली एक होलिस्टिक एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव पे काम करना था, जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं। ठीक है, ये एमटी से डाटा कलेक्ट किया है सारा। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट की, फिर हमने टीचर्स की नीड्स देखी, यानी जितने स्टेक होल्डर्स थे, पेरेंट्स उसमें शामिल थे, हमने उनकी नीड्स देखी। उसके बाद
एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, ठीक है, ये हमारे अदर स्टेक होल्डर्स थे, और टेक्नोलॉजी नीड्स, फाइनली कल्चरल एंड डाइवर्सिटी नीड्स। तो इन सारी की सारी नीड्स को हमने कंबाइन किया, और कंबाइन करके हमने क्या किया, एक होलिस्टिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई। बेसिकली होलिस्टिक इसलिए बनाई ताकि हमें पता चले कि हमें ब्रॉडर स्कोप किस पे काम करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके सब पॉइंट्स हैं जो हमने प्रीवियस देखा है कि हर एक नीड की अपनी भी सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद थी, मगर होलिस्टिक जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमें एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन देती है कि अब हमने कहाँ पे आगे बढ़ना है। और अगेन यहाँ पे भी परफॉर्म करते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था कि हम कहीं पे भी अपनी अजम्पशंस और जजमेंट्स और अपनी बाइस को एंगेज ना करें प्रोसेस में। जो रियल डाटा है और जो उसकी में रियलिटीज हैं उसी पे फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ तक देखें, 2 स्टेप्स में हमने अपनी अजम्पशंस और हर आइडिया, जजमेंट सब कुछ स्टॉप किया है, मगर इन आइडिएट स्टेज अब ज़रूरत है कि जो बेसिकली चीज़ें हमने वहाँ पे होल्ड की थी, अब हम उनको रिलीज़ करें, हम उन आइडियाज़ को, हमारी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, ताकि जो प्रॉब्लम्स अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं, ठीक है, उनके क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है, बेटर आइडियाज़ वो आइडेंटिफाई कर सकें। तो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग की ये की फीचर है कि ये इसने स्टेप में एंगेज कर दिया है, ठीक है, प्रोसेस में स्टेप एंगेज कर दिया है कि आपने आइडिएट करना है, ठीक है, आपने अगेन जो हिस्टोरिक सॉल्यूशंस हैं सिर्फ उन पे फोकस नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप न्यू सॉल्यूशंस फाइंड करो, न्यू मेथड्स फाइंड करो, ठीक है, और जो चीजें हैं उनको बेटर से बेटर करो। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं आप लोगों का? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं। तो in the ideate phase, the primary focus is on generating a wide range of creative and innovative ideas to address a specific problem or challenge. दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखें कि ये वो स्टेज है जहां पे अब हमने आइडियाज फाइंड करने हैं, और आइडियाज फाइंड करने हैं फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अब हमने प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम्स को डिफाइन भी कर लिया प्रॉपरली। अब टाइम आ गया है कि उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें, और उस सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी स्किल्स की बेतहाशा जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली वो कहता है कि आइडिएट फेज में आपने जिन चीजों का ख्याल रखना है, जो इसके जो की एलिमेंट्स है उसमें से नंबर 1 है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, ये इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ठीक है, कि जितना पॉसिबल हो क्रिएटिविटी पे फोकस करें और इनोवेशन लेके आए। ये भी हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी हम कैसे ला सकते हैं। कोलैबोरेशन, डिटेल्ड वर्किंग करें, ठीक है, कंबाइन वर्किंग करें, जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ मिलके वर्किंग करें। ओपन माइंडनेस, ओपन माइंडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन देखें, क्रिएटिव थिंकिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी अजम्पशंस को सेट असाइड रखें, आप अपने माइंड के एग्जिस्टिंग पैटर्न को सेट असाइड करें, ठीक है। तो ओपन माइंडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यू आइडियाज़ और डिफरेंट आइडियाज़ पे फोकस किया जाए। उसके बाद है आइडिया जनरेशन टेक्निक्स, उनको यूज़ किया जाए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है जो हम यूज़ करेंगे, जिसमें बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग भी है, स्कैम्पर टेक्निक्स है, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स है, इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत सारी जो टेक्निक्स है क्रिएटिविटी की वो यूज़ होती हैं, ठीक है, और नीड बेस पे यूज़ की जाती है। उसके बाद है यूज़र सेंटर्ड अप्रोच, क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग यूज़र सेंटर्ड अप्रोच है और ये उसका एक फेज़ है, तो इसलिए हर स्टेप में केयर करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ से, जो कोर हमारा प्रिंसिपल है कि हम बेसिकली यूज़र्स के लिए सोल्यूशन बना रहे हैं, हम उस रास्ते से या उस ऑब्जेक्टिव से हम खुद को सेट असाइड ना करें, हम अलाइन रहें कि हमारी जो अप्रोच है वो यूज़र सेंट्रिक होनी चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं प्लीज़। अच्छा, अब इसके कुछ कोर कंसेप्ट हैं आइडिएट के, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला क्रिएटिव थिंकिंग को में जाने से पहले, क्योंकि मैं एक्चुअली क्रिएटिविटी का ट्रेनर हूँ, जो मैंने अपना स्टार्टअप लिया था करियर का, वो मैंने क्रिएटिविटी और इनोवेशन से लिया था। तो ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से हैं। आल दो कि हमारे यहाँ स्कोप इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जितनी ये इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे यहाँ, उतना ही बड़ा ये गैप है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे प्रोसेस में से लेके जाऊँगा कि बेसिकली थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और ये चीज़ें हैं क्या और ये वर्क कैसे करती हैं। ऑल्दो कि ये डिटेल्ड नहीं होगा, अगर आपने इसका डिटेल देखने हैं तो मेरे चैनल पे इसके कोर्सेज़ मौजूद हैं, ठीक है? क्रिएटिविटी का एक कंप्लीट कोर्स मौजूद है।
इसके अलावा कभी फ्यूचर में टाइम मिला तो मैं इस तरह के जो सेशंस हैं, मैं इंशाल्लाह जिस तरह डिज़ाइन थिंकिंग का प्लान किया है, इस तरह क्रिएटिव थिंकिंग का भी सेशन प्लान करूँगा। तो आई होप सो हम उसमें कोशिश करेंगे नई लर्निंग्स करने की। तो थिंकिंग क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीडरिंग और रीजनिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, तो सिंपली याद रखें, थिंकिंग इज द फंडामेंटल स्किल ऑफ ह्यूमंस। जिस तरह इंसान को बाकी कुदरत ने सलाहियतें दी हैं, स्किल्स दी हैं, इस तरह थिंकिंग भी एक फंडामेंटल स्किल है इंसानों की। ठीक है, एक सलाहियत है बेसिकली उसके लिए। तो हम जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम खाते पीते हैं, तो ये हमारी कुछ एबिलिटीज हैं। तो बेसिकली थिंकिंग दी है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें। तो इंसानों ने देखें अपनी इस थिंकिंग सलाहियत को अप्लाई करते हुए दुनिया में कैसे ज़बरदस्त सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए हैं। ठीक है, नई से नई चीज़ें ना सिर्फ इंट्रोड्यूस की हैं, प्रॉब्लम्स के नए से नए सॉल्यूशंस बनाए हैं और बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, लाते चले जा रहे हैं। तो इस सारे के सारे प्रोसेस में जो हमारी थिंकिंग स्किल है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिव थिंकिंग एक्चुअली स्टार्ट ही थिंकिंग से होती है। तो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ थिंकिंग। अगर हम इसमें ओवरऑल स्कोप की बात करें, जिसमें से एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग और सेकंड वन है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग? Divergent thinking is a cognitive process characterized by the generation of a wide variety of creative ideas, solutions, or possibilities in response to an open-ended question or problem. ये तो होगी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, जो आई होप सो आप अंडरस्टैंडिंग कर पाए होंगे। तो बेसिकली आप पिक्चर से देखें कि डाइवर्ज करना, डाइवर्ज का मतलब होता है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाना, मूव ऑन होना। ठीक है, तो जो थिंकिंग का ये वाली जो अप्रोच है बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग की, उसमें क्या होता है कि मौका दिया जाता है एट इनिशियल कि आप लोग डाइवर्ज करें और जितना पॉसिबल हो सकता है, जितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में आप जा सकते हैं, उतने ही ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आने की बेसिकली अपॉर्चुनिटी होती है। तो डाइवर्जेंट कैसे करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आपके वर्ड्स, आपके टर्म्स, कि आप अपने लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कितनी दूर तक आपके लिए जाएं। ठीक है, और वो सोचें। और याद रखें, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आइडिएशन आइडिएशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू आइडियाज। ठीक है, उसकी एक टेक्निक जो आइडिएशन की वो ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। ठीक है, तो बेसिकली जब ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो रहे हैं और उनको कोई ना कोई पर्सन लीड कर रहा है। मैं जब इनके सेशंस करवाता हूं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जो ग्रुप को लीड कर रहा होता है उसका होता है कि बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी दे लोगों को डिफरेंट एरियाज में जाने की। फॉर एग्जांपल एट इनिशियल हम उनको एक प्रॉब्लम देते हैं। मतलब मैं टीम को प्रॉब्लम देता हूँ कि जी आप फाइंड करें कि हमारे जो रोड के ऊपर लोग अगर सिग्नल्स पे स्टॉप नहीं होते तो इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो एट इनिशियल क्योंकि शुरू में लोगों के पास जो जेनेरिक आइडियाज है वो आ रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो आइडियाज, हम हर आइडिया को वन बाय वन राइट डाउन करवाते हैं उनसे। ठीक है, खामोशी से। और इस प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी आइडिया के ऊपर आप कमेंट ना करें। तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि लोग स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके आइडियाज खत्म हो जाते हैं। फिर हम वहां पे कहते हैं कि व्हाट इफ, अगर कोई आपसे कहा जाए ऐसा स्टूपिड आइडिया फाइंड करके लेके आए। ठीक है, जिस पे लोग हंसे। ठीक है, जिसको लोग देख के कहेंगे ये है स्टूपिड वे। तो आप आइडेंटिफाई करके बताएं कि हम किस तरह उस सॉल्यूशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो लोग फिर उसके मुताबिक आइडिया जनरेट करते हैं। फिर जब वो स्टॉप हो जाते हैं, फिर जो लीडर होता है हम उसे कहते हैं कि आप अब उनको इनकरेज करें कि वो ऐसे आइडियाज लेके आए जो बड़े महंगे हों। ठीक है, या ऐसे आइडियाज लेके आए जो बड़े सस्ते हों, या ऐसे आइडियाज लेके आए जो टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड हों। देखिए, हम बार बार डाइवर्ज कर रहे हैं ना, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लेके जा रहे हैं आइडिया जनरेशन के प्रोसेस में सबको, ताकि वो हमारे लिए डिफरेंट आइडियाज को फाइंड कर सके। और याद रखिए, ह्यूमन माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। दुनिया में आज जितने जबरदस्त आइडियाज हैं ये यहीं से जनरेट हुए हैं। ठीक है, तो कोशिश क्या होती है कि कहीं से कुछ ऐसा आइडिया हमें मिल जाए। ठीक है, जो कि हमारे एक प्रॉब्लम का इफेक्टिव सोल्यूशन फाइंड कर दे। तो इस तरह डाइवर्जेंट का आपको पता चला कि बेसिकली डाइवर्ज का मतलब है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाना, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में सोचना और जहां तक पॉसिबल हो जो आइडियाज हैं जनरेट करना। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज जनरेट करना। अदरवाइज अगर डाइवर्जेंट ना हो तो क्या होगा, जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं वो एक ही तरह के, एक ही किस्म के आइडियाज आपके सामने रख देंगे। ठीक है, मगर याद रखें, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट में होती है, डाइवर्जेंट करने में होती है। ठीक है, जब आप दूर जाते हैं अपनी
स्पेस को छोड़ के, तो डेफिनेटली उसका मतलब है ना वहां पे आप क्रिएट करने, क्रिएटिविटी निकला क्रिएट से, कुछ नया करने से, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने माइंड को यूज करके जब कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं वो क्रिएटिविटी होती है। तो बेसिकली वहीं पे आपको मिलेगी ना, अननोन डायरेक्शन में जाने के, ना कि सिर्फ नोन डायरेक्शन में जाके तो आप नए आइडियाज नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो हम इसलिए आपके माइंड को डाइवर्ज करते हैं ताकि आप न्यू आइडियाज फाइंड करें। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कंसेप्ट को, या क्वेश्चन है तो उसमें पूछिए और जरूर पूछिए, क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त स्किल है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कहा है, एक उनको लीड कर रहा होता है पर्सन, बकाया सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो जी जी। ये जो कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें मतलब एक स्किल सेट के लोग होते हैं या मुख्तलिफ कम्युनिटी, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ मतलब एजुकेशन लेवल के लोग होते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि ये आगे हमारा सेशन आ रहा है, डिस्कशन आ रही है टॉपिक की ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, मैं वहां पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मगर देखो अभी आपने मेरी डिस्कशन से देखा कि हमें डाइवर्ज जाने की जरूरत होती है, और डाइवर्ज जा सकते हैं आप डाइवर्सिटी से। तो डाइवर्सिटी का मतलब है कि जितने डिफरेंट टाइप्स के आपके पास लोग होंगे ना राशिद सेशन में, उतने ही आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी जैसे? डाइवर्जेंट आइडियाज को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। लोगों को एजुकेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज उनको सेपरेट होना चाहिए। देखें जो कंट्रीज ज्यादा डाइवर्ज हैं वो ज्यादा इनोवेटिव है। आप अमेरिकन की एग्जांपल ले लें, पूरी दुनिया के लोग वहां पे मौजूद है, इनोवेशन भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज है वहां पे, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एट वर्क प्लेसेस, ठीक है। अब देखो हर रीजन का पर्सन अपने साथ कुछ ना कुछ अपने वैल्यू सिस्टम लेके आता है ना, अपने थिंकिंग बिहेवियर लेके आता है, अपने मेथड और मॉडल लेके आता है। तो बेसिकली इसी तरह फॉर एग्जांपल अब हम एक प्रॉब्लम रखते हैं लोगों के सामने, वहां पे इंडियंस भी मौजूद है, वहां पे चाइनीज भी बैठे हों, जापानीज भी हों, ब्रिटेन्स भी हों, ठीक है। तो दुनिया के हर गोशे से हम वहां पे लोग बिठा लें। तो अच्छा, सबसे जो आपका एक क्वेश्चन था कि टीम कितनी होनी चाहिए, इसकी सबसे इफेक्टिव टीम जो है ना, वो वैसे तो 5 पर्सन की होनी चाहिए जिसमें एक टीम लीड हो। अब बड़ी आप रखना चाह रहे हैं तो फिर 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 8 to 10 पर्सन होने चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपने एक डाइवर्स टीम बनाई, तो डेफिनेटली जब उनके सामने प्रॉब्लम रखेंगे तो हर पर्सन अपने रीजन, अपने ओरिजिन के मुताबिक कोई ना कोई लेके आएगा ना आइडिया आप लोगों के पास, ठीक है। राशिद कंसेप्ट समझे ना आप? जी सर, ठीक है सर। अगर एक मसला जो है, एक प्रॉब्लम जो है वो तो पाकिस्तान में है, तो उसमें हम डाइवर्सिटी कैसे लेके आएंगे ग्रुप ऑफ पीपल में, टीम में? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बस मसला पाकिस्तान में है, उसमें डाइवर्सिटी कैसे लेके आएंगे। देखें दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस पता कौन लेके आता है? सबसे सर आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दुनिया में क्रिएटिव है ना वो किड्स हैं। आवाज आ रही है आपकी? आपको आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव है ना वो बच्चे हैं, ठीक है। तो जो अच्छा, मैं एक ना आपको बस वेट कीजिएगा, मुझे एक स्लाइड मिल जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चों की क्रिएटिविटी कैसे बड़े होते होते हम खत्म कर देते हैं। और उसमें से सबसे जो एक बड़ा रीजन हमारा पेरेंटिंग स्टाइल और हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों की क्रिएटिविटी का ना सबसे बड़ा किलर है। अगर आपके पास टाइम हो, यूट्यूब पे काफ़ी पुरानी मैंने वीडियोस बना के रखी थी, हाउ वी किल द क्रिएटिविटी ऑफ आवर किड्स, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं इस बारे में। मैं दूसरी स्लाइड शेयर करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, ये आप सामने जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये एक नासा की स्टडी है, ठीक है। एक रियल स्टडी है, केस स्टडीज जो नासा में हुई। उन्होंने बेसिकली कंबाइन किया, बच्चों को बुलाया, अब मुझे एग्जैक्ट कोई 1600 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। और उनको एक टास्क दिया गया, और जो बच्चों की एज थी दैट वाज 5 इयर्स। और उस टास्क पे जो क्रिएटिविटी उनके पास, बेसिकली जो उनके मेजरिंग टूल थे, जो उन बच्चों की क्रिएटिविटी एनालाइज हुई, ठीक है, डिटरमन हुई, दैट वाज 98%।
ठीक है, विजिबल है, आप लोग देख रहे हैं? यस सर। ओके। अच्छा, वही बच्चे जब 10 इयर्स की एज को पहुंचे, उन्होंने सेम मेथड के साथ जब उनकी क्रिएटिविटी को मेयर किया तो उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस होकर 30% रह चुकी थी। एट द एज ऑफ 15 दैट वाज 12% एंड एट द एज ऑफ 25 एंड प्लस दैट वाज 2%। सेम। ठीक है, सिनेरियो अंडरस्टैंड कर पाए आप? अच्छा, अब इसका रीजन यस। क्या है कि देखो बच्चे जो है दे आर हाईली क्रिएटिव। वो हाईली क्रिएटिव इसलिए होती है बिकॉज दे हैव फ्रेश माइंड। अब आपका क्वेश्चन था राशिद कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के मसाइल को बाहर का बंदा कैसे सॉल्व कर सकता है? वो ज्यादा बेटर इसलिए सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दे हैव फ्रेश माइंड। हम बेसिकली अजम्पशंस का शिकार हो जाते हैं। हमारी क्रिएटिविटी क्यों खत्म होती है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम बहुत सारी अजम्पशंस का शिकार होते हैं। ठीक है, ऐसी अजम्पशन, दो टाइप्स की अजम्पशंस होती हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, कुछ ऐसी अजम्पशंस होती है हमें खुद नहीं पता होता, हम उससे बाहर निकल के देखना नहीं चाहते, हम उससे बाहर निकल के सोचना नहीं चाहते, वो हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुकी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारी क्रिएटिविटी को यानी न्यू थिंकिंग को वो खत्म कर देती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसकी डिटेल में गया तो हम बड़ी दूर निकल जाएंगे। तो मैं आपके क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूँ कि बेसिकली वो भी डाइवर्सिटी का पार्ट है ना। आप ऐसे लोग लेके आए अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में जो के हो क्रिएटिव, जो फ्रेश माइंड के साथ हो ना, जिनको उस प्रॉब्लम का ना पता होगा। आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन वो देंगे। दुनिया में किसी भी एरिया में जो क्रिएटिविटी लाने वाले लोग थे वो ऑड फील्ड से आए थे। फाइनेंस में जो क्रिएटिविटी लेके आया वो शायद पर्सन इंजीनियर था। ठीक है, ये जो फिनटेक वगैरह में, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस पोलराइजेशन। ठीक है, कि एक जगह का आइडिया आप दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, एक जगह का मेथड दूसरी जगह पे इम्प्लीमेंट करो तो वो डिफरेंटली यूज होगा। ठीक है, अब आपकी ये जो हम एक्सीलेटर यूज करते हैं, अक्सर आपने मॉल में देखा है। ठीक है, एक्सीलेटर से हम जा रहे होते हैं बेसिकली, ये सबसे पहले अम्यूजमेंट पार्क में यूज हुआ था। ठीक है, एज ए गेम। मगर किसी ने आइडिया वहां से लिया, क्यों ना हम इसको मॉल में यूज करें या किसी और प्लेस पे यूज करें। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी एक मेथड है। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके जरिए आप क्रिएटिविटी को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें अपना। ठीक हो गया सर। जी राशिद, आप पूछ सकते हैं। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पर तो मैं हो सकता है रात बोलता रहूँ सारी। सर ठीक है, अभी तक समझ आ रही है सही, और इंशाल्लाह फिर आगे क्वेश्चन करता कोई हूँ मैं। बात नहीं, अब फ्यूचर में भी हो तो जरूर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है। सर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। डाइवर्ज का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना। जितनी दूर तक जाएंगे उतने ही ज्यादा आप आइडियाज फाइंड कर पाएंगे। तो बेसिकली जो आइडिएट फेज होता है ना डिजाइन थिंकिंग का, उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम रखी जाती है सामने। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस होते हैं, इन ग्रुप्स को कहा जाता है कि अब इनके पे आइडिया सोचें। और उनको फॉर एग्जांपल एक टाइम दिया जाता है कि आपके पास 30 मिनट है या 50 मिनट है, मैक्स टाइम 50 मिनट होना चाहिए क्योंकि उसके बाद इंसान थक जाता है। और उन्हें कहा जाता है कि जी अब आप मैक्सिमम आइडिया जनरेट करें, और टारगेट होता है कि हर पर्सन एटलीस्ट को 100 आइडिया जनरेट करे, या ग्रुप जो है वो 200 के पास आइडिया जनरेट करे। अब देखने में ये बहुत बड़ा नंबर लगता है, मगर याद रखें जितने ज्यादा आइडियाज होंगे ना उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि उसमें से शायद कोई एक आइडिया क्रिएटिव मिल जाए। ये नहीं है कि आप सारे क्रिएटिव फाइंड कर लेंगे, हो सकता है 100-200 में से कोई एक क्रिएटिव मिल जाए। अब मैंने एक दफा ये क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उनके 3-4 ग्रुप बना दिए, उनको मैंने मुख्तलिफ टास्क दिए। एक टीम को मैंने दिया यही जो ट्रैफिक वाला मैंने बताया कि इसका सोल्यूशन करें। तो आई वॉज अमेज्ड कि जब वो बच्चे, हालांकि उनको फ्रेश बच्चे थे, आईसीएमए के स्टूडेंट थे, अभी बेसिक लेवल के ना, तो बच्चे ने जब बेसिक अजम्पशन को चैलेंज किया ना, मैं कह रहा था कि सिग्नल्स पे लोग नहीं स्टॉप होते ना, तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उस बच्चे ने बेसिक अजम्पशन को चैलेंज किया और उसने कहा कि बेसिकली सिग्नल्स हैं क्यों। अगर हम अपने जो रोड्स हैं उनके डिजाइन ही ऐसे बना दें कि वो सिग्नल फ्री हो, तो ये प्रॉब्लम्स ही ना हो। क्योंकि राशिद हो सकता है ना, ये सबसे वो स्टेज होती है जहां पे जाके आप बेसिक अजम्पशन को चैलेंज कर देते हो। बिल्कुल सर, सिग्नल हो ही ना तो लोगों को रुकना भी नहीं पड़ता और ट्रैफिक भी स्मूथ रहेगी। तो बिल्कुल अब ऐसा हो ही रहा है ना, लाहौर में हर जगह वो सिग्नल फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो कितना टाइम लगा ये चीज सोचने में, हमें लग रहा होता है कि दुनिया में बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ये आप दोनों के लिए एक टास्क है, जरा इस पे काम करें। ठीक है,
अब देखें, पर्सन होल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ वुड, एक शख्स है उसने लकड़ी का एक वो ब्लॉक पकड़ा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पीस ऑफ वुड व्हेन द पर्सन लेट्स गो ऑफ इट? इसको छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? जवाब आपने देना है। सर न्यूटन के कानून के तहत तो नीचे ही जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, डाइवर्ज करें, डाइवर्ज। देखिए, हम जो सबसे पहले बोलते हैं वो वही है जो हमारी बेसिक असम्पशंस होती हैं। सर उधर ही रहेगा ये। वो क्यों हुई? मेरे ख्याल में ये इसके साथ ही है, चिपका हुआ। हाथ के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, दीवार के साथ, ये जो बोर्ड है ग्रीन कलर का। दीवार तो है ही नहीं यार, ये पीछे कलर मैंने किया हुआ है। हुमा, आप भी इन्वॉल्व हुआ करें, आप बड़ी रेगुलर हैं। तो जवाब दें जनाब, क्या ऑप्शन हो सकती है? फिक्स तो नहीं होगा। डाइवर्ज करें, डाइवर्ज, नॉट अ डस्टर। उसने लिखा हुआ है, उसने कहा ब्लॉक ऑफ वुड, और हाथ भी अंग्रेज का लग रहा है, वो झूठ नहीं बोलते। उसने जो लिखा वही होगा। देखा, एज के साथ साथ कितना मुश्किल हो जाता है डाइवर्ज करना। क्यों? क्योंकि हम एक डायरेक्शन में देखते हैं, एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। दुनिया हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर रही है क्योंकि वो हमें इजी सोल्यूशन देती जा रही है। हम लोगों ने सोचना खत्म कर दिया, वो हमारी सोच से पहले हमारे पास सोल्यूशन दे देते हैं। हम कहते हैं, हम उसमें बिजी हो जाते हैं, वो नए सोल्यूशन पे काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, हार मानते हैं। सर ये मेरे ख्याल में ज़मीन पे ही पड़ा हुआ है, छोड़ेगा तो उधर ही रहेगा। जी, तो बेसिकली आप सिचुएशंस को इमेजिन करें, हम सिर्फ वुड को छोड़ के एनवायरनमेंट को देखें, ठीक है? ये बिल्कुल नीचे गिरेगा एज पर लॉ ऑफ न्यूटन, जैसे राशिद ने कहा था। इन केस अगर ये शख्स जमीन पे है, ठीक है, जमीन के ऊपर खड़ा है, और अगर ये शख्स पानी के अंदर हो तो फिर कहाँ पे जाएगा? ऑफ कोर्स पानी में से। अप जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर है या इसका हाथ ऊपर है, दो नहीं, वो डिफरेंट कंडीशन सारा है। पानी के अंदर है। तो फिर ये इसने फ्लोट करना शुरू कर देना है। ऊपर जाएगा ना, ऊपर की तरफ, जी जी, ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर ये पर्सन स्पेस में है, स्पेस में है तो फिर भी इसी तरीके से ऊपर नीचे होता रहेगा, आगे यही पीछे। रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देखा ना कि हमने ये सिर्फ एक सादा सा एग्जांपल है कि डाइवर्ज कैसे करना है, कि हमने सिनेरियो को चेंज करना है, हमने उस सिनेरियो से निकलना है, सिचुएशन को चेंज करना है, ठीक है। देखो, 3 सिचुएशन राइज हुई और तीनों में डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। एक जगह यहीं पे रहेगा, स्टेटस को पे रहेगा, एक जगह ऊपर जाएगा, एक जगह डाउन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आप जब डिफरेंटली चीजों को देखना और सोचना शुरू करते हैं। ओके, इस पे कोई ओके सर। क्वेश्चन है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो। ग्रेट। अब देखिए, ये आपके सामने एक स्लाइड है, इस पे लिखा क्या हुआ है? नीड सॉल्यूशन फॉर मोबिलिटी। अब इस ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लेके आया ना, इसमें खूबसूरत जो टर्म है वो ये वर्ड है। कई दफा हम प्रॉब्लम्स को इतना छोटा फ्रेम कर देते हैं कि हमारे पास क्रिएटिविटी की ऑप्शन ही नहीं बचती, ठीक है। अब देखो, जब कहा है ना कि मेरे लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए मोबिलिटी के लिए, देखो कितने सोल्यूशन आ गए। एरोप्लेन है, ट्रेन है, ट्रक, गाड़ी, पता नहीं क्या क्या करके अल्टीमेटली इवन वॉकिंग आप कर सकते हो। मगर व्हाट इफ अगर कहा जाता है कि नीड ऑफ कार, तो आपने प्रॉब्लम को छोटा फ्रेम किया, ऐसे ही है ना।
कि आपने डायरेक्ट ही बेसिकली सॉल्यूशन फोकस कर दिया है कि मुझे कार दें। तो बेसिकली कई दफ़ा हम अपनी टीम्स को या अपने लोगों की जब क्रिएटिविटी को आजमा रहे होते हैं, तो हम बेसिकली जब प्रॉब्लम को इतना छोटा फ्रेम करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होती, अपॉर्चुनिटी नहीं होती उस प्रॉब्लम से बाहर देखने की। ठीक है, तो इसलिए ये चैलेंज होता है कि लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हम देखें कि हम प्रॉब्लम को ब्रॉडर जो है वो स्कोप आउट करें। ठीक है, उसकी फ्रेमिंग जो है वो इतनी ब्रॉडर करें कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो। देखो, है तो सोल्यूशन मोबिलिटी का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। तो जब आप मोबिलिटी कहते हैं तो आपके पास देखो कितनी ऑप्शंस आती हैं। जब आप सिर्फ कार कहते हो तो आपके पास कार आती है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाए इस चीज को? जी सर। ओके, तो बेसिकली आइडिएट में आपकी जो पहली स्टेज है वो है डाइवर्जेंट। ठीक है, और जो सेकंड स्टेज है दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अच्छा, जैसे डाइवर्जेंट था कि आप डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाओ। ठीक है, आप दूर तक निकल जाओ। इसी तरह कन्वर्जेंट की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट से मुराद ये है कि आप लोग फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, बजाय कि आप बहुत दूर तक जाएं। वो यहाँ पे कहता है कि अब आप लोग आ जाएं किसी ना किसी सेंटर पॉइंट की तरफ। और ये स्टेज कब आती है? बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक मेथड है, आइडिएशन जो टेक्निक है उसका एक मेथड है। मेथड में क्या होता है, सबसे पहले काम होता है आइडियाज जनरेट करना। फिर दूसरा काम होता है आइडियाज में से जो जनरेट किए आपने उनको समराइज करके जो क्रिएटिव आइडियाज फाइंड करना। तो ये स्टेज वहां पे अप्लाई होती है कि सबसे पहले आपने कन्वर्ज किया, आपने मैक्सिमम आइडियाज जनरेट किए, मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद आपने कन्वर्ज किया कि उसमें से जो मोस्ट क्रिएटिव और सूटेबल आइडियाज है वो सिलेक्ट किए। ठीक, तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि अब आप फोकस करते हैं कि जो आपका कोर सोल्यूशन है उसकी तरफ, क्योंकि डाइवर्जेंट में तो आप बहुत दूर तक चले जाते हो ना, फिर आप रेलिवेंट चीजें पिक कर रहे होते हो यहाँ से। अंडरस्टैंड कर पाए? ये सर, इसके लिए टीम वही होगी? नहीं, अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। नॉर्मली वो कहते हैं कि कन्वर्ज करने के लिए आप टीम चेंज करें, सेम टीम ना रखें। ठीक है, यानी एक का आइडिया दूसरे को दे दें, दूसरे का आइडिया तीसरे को दे दें, ग्रुप को दे दें। यानी ना, एक ग्रुप के आइडियाज दूसरे ग्रुप को दे दें, दूसरे ग्रुप के आइडियाज तीसरे ग्रुप को दे दें। तो सेम टीम को ना दें। क्यों? क्योंकि वो सेम टीम अपने आइडियाज को इफेक्टिवली कन्वर्ज नहीं कर सकती। थैंक यू राशिद फॉर दिस क्वेश्चन। सर, ये जो सारे इसमें जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, ये एक्सपर्ट होते हैं हर अपने उस पे, मतलब आम बंदा एक जनरल पब्लिक से तो ये टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। ये तो सारे स्पेशलिस्ट होते हैं सर, या कोई आम बंदा भी होता है इनमें शामिल? अच्छा, कुछ भी नहीं होता राशिद, हमारे जैसे लोग ही होते हैं। सिर्फ जो रिक्वायर्ड होता है ना, थोड़ा सा स्किल्स को सीखना, लर्न करना ज़रूरी होता है। ठीक है, हमने कहाँ पे अपनी अजम्पशंस को स्टॉप करना है। ठीक है, हमें थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंट देखना है। हमने कहाँ फिक्सनेस से निकलना है, जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बन गए हैं ना चीज़ों के, हम कैसे उनसे निकल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं आपको एक स्टोरी शायद मैंने पहले बताई हो या मैं रिपीट कर देता हूँ कि वो एक ना टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की टीम की मीटिंग हो रही थी। ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर की है, आपको याद है? तो एक टूथपेस्ट मैन जी जी राशिद। अ, जी सर, बिल्कुल आपने शेयर की थी। दोबारा करने से ज़रा रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, अब टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि वो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे थे। उनके पास कैपेसिटी थी, वॉल्यूम था, सेल्स को चाह रहे थे। और वो चाह रहे थे सेल बढ़ाने के लिए हम कंज्यूमर पे वर्क करें कि वो बेसिकली अपनी जो है ना कंजम्पशन है वो बढ़ाए। तो अब उन्होंने बेसिकली अपनी जो की टीम थी, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको बुला लिया। ठीक है, ये एक्सपर्ट्स का डायलेमा ये है कि हमें लग रहा होता है कि एक्सपर्ट्स बड़े अच्छे आइडियाज देते हैं, मगर एक्सपर्ट्स सिर्फ अपनी फील्ड के आइडियाज देते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये याद रखें, क्रिएटिव थिंकिंग में एक्सपर्ट्स के लिए स्पेस बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो अब उन्होंने बेसिकली एक्सपर्ट्स बुला लिया। मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट थे, सेल के लोग बैठे थे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बैठे थे, मैन्युफैक्चरिंग के बैठे थे, सप्लाई चेन के बैठे थे। हर एक से मशवरा किया कैसे करें। अब हर एक का अपना अपना ख्याल था। सप्लाई चेन ने कहा जी मार्केटिंग बढ़ा देंगे, बजट बढ़ा देंगे, लोगों को हम कायल करेंगे, एड्स ऐसी बनाएंगे कि जी लोग ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। सेल्स वालों ने कहा पैकिंग डबल कर दें। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ने अपने आइडियाज दिए। हर किसी ने अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक अपने से रिलेटेड जो आइडियाज है वो प्रोड्यूस किए। अच्छा, इतनी देर में ना वो वहां पे चाय सर्व कर रहा था ऑफिस बॉय, तो वो उनकी बातें सुनता रहा। तो अब जब उसने कहा कि सर मैं को बोल सकता हूँ, उसने कहा बोले। उसने कहा सर प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा जी हम चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा टूथपेस्ट को यूज करें। तो उसने कहा इसमें क्या मुश्किल है?
ठीक है। अब टूथपेस्ट को थोड़ा सा इसको करें, वो मेल्ट हो जाए, जैसे ना थिक है ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला करें और इसका जो आगे से मुंह है ट्यूब का वो जरा वाइडर कर दें, वो खुद को खुद ज्यादा निकलने लग जाएगी। अच्छा, वो ऐसा जबरदस्त आइडिया था। उस पे देखे ना कोई बजट लग रहा था, ना कोई मेजर खर्चा आ रहा था, सिर्फ क्या था ना उस वर्किंग थी। बिलीव करें, दे वर अमेज्ड कि ये आइडिया हमारे माइंड में क्यों नहीं आया। रीजन क्या था, दे आर एक्सपर्ट देयर, ठीक है। तो याद रखें कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए राशिद हमें चीजें सीखनी नहीं पड़ती, हमें चीजें भुलानी पड़ती हैं, ठीक है। अनलर्न सबसे पहले करना जरूरी है। नंबर टू, लर्न करना भी जरूरी है। लर्न करने के कुछ मेथड्स और टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे स्कैम्पर टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो बेसिकली वो मेथड इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा सा लर्न करें तो आप भी क्रिएटिव थिंकिंग बन सकते हैं। ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो माइंड आपके पास मौजूद है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग करवाता हूँ। अभी लास्ट वीक मैं गया हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने लोगों से जैसे यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग थी, तो मैंने पूछा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। अब बिलीव करें 90% का आंसर होता है पैसे। तो जब मैं उन्हें कहता हूँ, मैंने कहा पैसा गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है, इंडिविजुअल्स देने को तैयार है, वेंचर कैपिटलिस्ट देने को तैयार है, पूरी दुनिया आप इन्वेस्ट करने को तैयार है, पैसे का तो मसला ही नहीं है, ठीक है। और पैसा तो डेफिनेटली जब वो करने को तैयार है, तो चीज क्या चाहिए, चीज चाहिए आइडिया, ठीक है, आपका बिजनेस प्लान। माइंडसेट और आपका बिजनेस आइडिया। अच्छा, अब मैंने कहा उसमें जनरेट करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आइडिया जनरेट करने के लिए, सारे कहते हैं सर माइंड चाहिए। कोई ऐसा पर्सन जिसपे मैंने कहा यहाँ पे 30-35 लोग बैठे थे, किसी के पास माइंड ना हो, एक बंदे भी नहीं हुए, हाथ खड़ा नहीं किया। तो देखो जो चीज हमारे पास रिसोर्सेज है, एम्पल अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, सोल्यूशन तो वहां पे है, नहा के जहां पे हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि पता नहीं फाइनेंस होगा तो पैसा शुरू होगा, ठीक है। दुनिया में ये मॉडल चेंज हो चुके हुए हैं ना, कि देखो कितने लोग हैं वो तो पीछे पीछे फिर रहे हैं कि अच्छा आइडिया और मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो दिस इज द की इन द प्रोसेस, इसलिए कि ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, सिर्फ हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। हमें अपनी थिंकिंग से, अपने आप से अवेयर होने की जरूरत है। जहां पे हमारी अजम्पशन सामने आए उसे जरा सेट ऑफ करें। हमारी क्रिएटिविटी का जो सबसे बड़ा किलर है ना, उसमें एक तो हमारी अजम्पशन सिस्टम है, दूसरा हमारा फियर है। क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया करना। हम जैसे जैसे एजेड होते जाते हैं ना, हम नया करने से घबराते हैं। बच्चे क्यों क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए हर चीज नहीं होती ना। वो देखिए कितने जबरदस्त कनेक्शन बनाते हैं, ऐसी चीजें उठाएंगे, उठा के एक चीज से दूसरी बना देंगे, दूसरी से तीसरी बना देंगे, तीसरी से चौथी। ऐसे देखा ना आपने, बड़े अनरिलेटेड से कनेक्शन वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये चीज नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम जरा ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। अब हम एक प्रॉपर वे में चलते हैं, ठीक है। हम ऐसी चीज सोच भी नहीं सकते जैसे बच्चे कर देते हैं, और हम बल्कि वो करें तो हम उनको भी डांटते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, हालांकि वही तो स्टेज होती है जहाँ पे वो क्रिएटिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब मैं मिसाल देता हूँ कि मेरी दो बेटियां पीछे दोनों बैठी ड्राइंग कर रही थी। एक ने बड़ा अच्छा फूल बनाया, ठीक है, तो मेरी मिसेज ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा, दूसरी बेटी ने कुछ ना डिफरेंट सी चीजें बनाई, होम सा कुछ और सी कोशिश बना के दी, उसमें ज्यादा कोई अच्छी ना अच्छी चीजें ऐसी क्लैरिटी थी नहीं। तो वो उसको डांट रही हो, ये तुमने क्या किया। मैंने कहा आपको पता है कि बेसिकली जो जिसको आप डांट रही हो ना, इसकी वर्किंग ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि जिसको आपने अप्रिशिएट किया उसने कॉपी पेस्ट किया है, वो अपने माइंड से कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। उसको अपॉर्चुनिटी दो, उसको मौका दो बनाने की। मैंने आपको बताया था ना, हमारी क्रिएटिविटी के जो किलर्स हैं, उसमें एक किलर हमारा पेरेंटिंग स्टाइल है, नंबर टू हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी क्रिएटिव नहीं होने देता। वो कहता है कि देयर इज ओनली वन आंसर दैट इज करेक्ट, दैट इज राइट, और वो आंसर वो है जो कि टीचर के माइंड में करेक्ट है, ठीक है। वो आपको ऑप्शन ही नहीं देता कि आप इससे ज्यादा सोचें, ठीक है। वो कहता है कि बस रटा सिस्टम है ना, जो कह दिया वही ठीक है। तो इसलिए राशिद, कॉन्फिडेंस के साथ हम में ये सलाहियत सब में मौजूद है। और याद रखें, क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ लॉक्ड हो जाती है, उसको अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे, ये चीजें अब आपने थोड़ी सी जान ली है ना। अब इस पहला फेज होता ही अवेयरनेस का है, उससे नेक्स्ट फेज पे तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होते हैं ना, जब आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है, आप आगे आगे बढ़ते हो। ठीक, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक हो गया सर, ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा समझाया सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने और आप सेहत के साथ भी टाइम निकाला, तो मेरी कोशिश है कि फायदेमंद रहे।
बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा सेशन जा रहा है माशाल्लाह, और नई चीज़ें पता लग रही हैं। चलो जज़ाकल्लाह जी। अभी बड़ा नई चीज़ आपके सामने आने लगी, दैट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का दूसरा नाम क्रिएटिविटी है, ठीक है? बेसिकली है थिंकिंग, थिंकिंग को हम जान चुके हैं, द आर्ट ऑफ रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग अबाउट समथिंग, ठीक है? तो क्रिएटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, मई 2010 में एक सर्वे हुआ जो कि आईबीएम ने कंडक्ट करवाया, आपको आईबीएम की वेबसाइट से जो मिल भी जाएगा। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, इसका सैंपल लगता है। सैंपल में उन्होंने सिर्फ सीईओ को टारगेट किया, फ्रॉम 60 कंट्रीज और फ्रॉम 33 इंडस्ट्रीज। उनके सामने जो क्वेश्चन रखा वो ये था कि आप बताएं ऐसी कौन सी स्किल है जो आप समझते हैं कि आज के या फ्यूचर के एम्प्लॉयज़ में होनी चाहिए ताकि वो अपने रोल में थ्राइव और सरवाइव कर सके। तो अच्छा, नॉर्मली जो सर्वे करने वालों की भी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, उनको लग रहा था वो कोलैबोरेशन होगी, ठीक है, वो लीडरशिप होगी, वो मैनेजमेंट स्किल होगी। बट दे वर अमेज्ड जब उनके सामने रिजल्ट आया और वो स्किल थी क्रिएटिविटी स्किल, ठीक है, कि बेसिकली न्यू थिंकिंग। अच्छा, अब क्रिएटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट होगी, मैं अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ। तो एक वक्त था तक दुनिया में ना जो बिजनेसेस की कोशिश होती थी कि आप कोई एक आध कंपेटिटिव एडवांटेज बनाओ, कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करो और सारी जिंदगी उस पर खाओ, ठीक है? अच्छा, मगर अच्छा तब क्या था कि कम्युनिकेशन में की दुनिया में जो स्पीड थी वो बड़ी स्लो थी। एक आइडिया एक जगह से दूसरी जगह जाते जो है ना, वो उसमें डेकेड्स गुजर जाते थे, ठीक है? कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मसलन बिल्ड होने में, रीबिल्ड होने में उस पर बड़ा टाइम लग जाता था। अच्छा, अब तो ये बेसिकली एक चीज अभी अमेरिका में आई नहीं होती तो वो पाकिस्तान में मिल रही होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं ये उर्दू बाजार के बाहर ना एक दफा मैं बुक सेंटर है वहां से गुजरा, तो वहां पे ना गुजरते गुजरते एक बुक, वहां पुरानी किताबों वाले बैठे थे साइकिलों में बेच रहे थे, छुट्टी वाले दिन एक बुक मेरी नजर से गुजरी। वो एक राइटर की बुक थी और वो बुक अभी लॉन्च नहीं हुई थी। मैं उसका वेट कर रहा था। फॉर्मली वो बुक लॉन्च नहीं हुई मगर उर्दू बाजार में उसकी पायरेटेड कॉपी मौजूद थी। आई वॉज अमेज्ड कि यार अभी तो उन्होंने लॉन्च नहीं की। कहते देखिए हमारे सोर्सेज, हमने उसको पहले से उसकी कॉपी ढूंढ के हमने उसको प्रिंट भी करके यहाँ पे बेचना भी शुरू कर दिया पायरेटेड कॉपी में, ठीक है? तो बेसिकली जो मुझे ये भूल गया मैं किस टॉपिक पे था, गाइड करेंगे? क्रिएटिविटी सर, क्रिएटिविटी के वाले से। क्रिएटिविटी को हम डिस्कशन कर रहे थे कि बेसिकली होता क्या है कि जो आइडिया, हाँ सॉरी, मैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में बता रहा था। अच्छा, अब वो दुनिया में चीजें इतनी तेजी से हैं कि आप कोर कॉम्पिटेंसी को रिटेन कर ही नहीं सकते। मसलन आप ये नहीं कह सकते कि जो चीज मैं बना रहा हूँ दुनिया में कौन नहीं बना सकता है। अब एक न्यू आइडिया की जो लाइफ है ना, वो कम होके बहुत मुश्किल से 1 साल रह गई है। यानी आप बहुत ज्यादा भी करेंगे तो 1 साल तक कोर कॉम्पिटेंसी को मेंटेन रख सकते हैं अपनी ना। अब देखो टेस्ला जो गाड़ियां बना रहा है, कोई और नहीं बना सकता। अभी वियतनाम की एक कंपनी है, वो दुनिया में टेस्ला को टक्कर दे रही है और बड़ी कंपनीज जंप इन कर चुकी हैं। मगर टेस्ला को भी पता है कि हम इसको एज ए कोर कॉम्पिटेंसी नहीं रख सकते, इसलिए उसने अपनी कोर कॉम्पिटेंसी वहां से शिफ्ट उठा के उसने बेसिकली चार्जिंग स्टेशन पे ले गया है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे ले गया है। एप्पल इतना सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि जैसे मोबाइल एप्पल बना सकता है वो कोई दूसरा भी बना सकता है और कंपनियां बना रही हैं। मगर एप्पल ने क्या किया, उसने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम दिया जहां पे उसने सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों को एक बड़े यूनिक वे में कंबाइन करके सोल्यूशन दिया, ताकि दोनों चीजों का इस तरह कंबाइन सोल्यूशन देना किसके लिए मुश्किल है, ठीक है? तो बेसिकली अब चैलेंज हुआ बिजनेसेस को कि भाई जब आपके पास आइडिया, आप कोर कॉम्पिटेंसी को रिटेन रख नहीं सकते तो करना क्या है। तो चैलेंज ये आया कि बजाय आप कोर कॉम्पिटेंसी को रिटेन करें, आप न्यू कोर कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करें, ठीक है? अब नई कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करना आसान नहीं है, यानी न्यू आइडियाज पे काम करें। और न्यू आइडियाज पे काम करने के लिए लोग रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्रिएटिविटी किसी की भी मलकियत नहीं है, ये जेनेरिक है, ठीक है? हर पर्सन में ये सलाहियत मौजूद है, वो कोई भी ला सकता है। तो इसलिए उनको ऐसे टैलेंटेड लोग चाहिए, ऐसे क्रिएटिव लोग चाहिए जो उनको नए आइडियाज दे सके और उनके लिए मार्केट में स्पेस क्रिएट कर सके। इसलिए क्रिएटिविटी की अहमियत बहुत ज्यादा है और क्रिएटिविटी की वजह से डिजाइन थिंकिंग की अहमियत ज्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्ट में आपको कहा था और आज भी कहता हूं कि डिजाइन थिंकिंग इज द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द फ्यूचर, ठीक है? पर्सनलाइज प्रोडक्ट स्पेसिफिकली बनाए हैं, ठीक है? अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाना है, ठीक है? इनकी ये सितंबर 22, मेरे ख्याल में अब तो साल हो गया पूरा, उनकी वीडियो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। उन्होंने कहा 5 स्किल्स किड विल नीड इन द फ्यूचर, ठीक है? ये वो स्किल्स हैं जो बच्चों में होनी चाहिए। देखिए
वन आपने देखा क्रिएटिविटी, द एबिलिटी टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स इन न्यू वेज। ठीक है, ये पहली स्किल है जो बच्चों में होनी चाहिए। Collaboration. Five, environment. These are the five जिसमें से आपने देखा कि जो टॉप पे थी दैट वाज क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोल्यूशन चेंज हो रहे हैं, लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर चेंज होती है। इससे पहले क्या होता था, कंज्यूमर्स में लॉयल्टी पे ज्यादा काम होता था। कंज्यूमर किसी एक ब्रांड के साथ अटैच हो जाते थे, वो लंबा अरसा उसके साथ अटैच रहते थे। मगर नोकिया का डाउनफॉल एक बहुत बड़ा अलर्ट था दुनिया के लिए। ठीक है, इतनी जबरदस्त ब्रांड, इतनी रिलायबल ब्रांड, मगर जब उससे बेटर सोल्यूशन मिला, लोगों ने नोकिया की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, दिनों में खत्म हुई है। ठीक है, तो उसके बाद फोकस ये होने लग गया कि कस्टमर फोकस हो जाओ, कस्टमर की नीड्स को फोकस करो। ठीक है, स्पेसिफिकली उनके लिए सॉल्यूशंस बनाओ जो कि उनकी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करते हो। ठीक है, और पर्सनलाइज हो, उनको एक्सपोजर ऐसा दो कि वो ये पर्सनलाइज सोल्यूशन दो। ठीक है, और फिर भी साथ साथ नई चीजों में भी काम करते रहो कि कोई पता नहीं आपका कस्टमर कब स्विच कर जाए। ठीक है, डाइवर्स भी रहो। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो दुनिया में आए हैं, हर एक डाउनफॉल के बाद या चैलेंज के बाद। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक? बिजनेसेस को क्या रिक्वायर्ड है? बिजनेसेस परसू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बिकॉज दे वांट ब्रेक थ्रू आइडियाज टू compete इन हाईली डायनामिक वर्कप्लेस। एक आइडिया बिजनेस की किस्मत बदल सकता है। ठीक है, गूगल मैप देखें, एक आइडिया था, यूट्यूब एक आइडिया था। ठीक है, गूगल का मॉडल पढ़े, बड़ा जबरदस्त मॉडल है। वो अपने एम्प्लॉइज को मून शॉट के नाम से उसने एक मॉडल बनाया हुआ है। वो कहता है आपके पास कोई आइडिया, आप उसको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में परसू करना चाह रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर करें। उसने ओपननेस दिया, लोगों ने आइडियाज की भरमार कर दी है वहां पे। ठीक है, और देखिए अगर गूगल मैप ने आज कितने नए बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर दिए हैं, कितने तरह के नए आइडियाज क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कब वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, एफर्ट कब आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया, एक चीज, लोग पर्सनलाइज्ड डिसीजन चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स चाहते हैं, सॉरी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सोल्यूशन चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप उनके लिए सोल्यूशन ऐसे बनाएं जो उनकी नीड के मुताबिक हो। और इसी वजह से आज दुनिया में डिजाइन थिंकिंग इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये यूजर सेंट्रिक है ना, ये उनकी नीड को फोकस करके सोल्यूशन दे रहा है और साथ क्रिएटिव सोल्यूशन दे रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज क्रिएटिविटी। अभी क्रिएटिविटी की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इज यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। ठीक है, आपको जो सलाहियत दी गई है इमेजिनेशन की, आप इससे यूज करके कुछ नया क्रिएट कर दें। और लाजमी नहीं है कि वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आइडिया हो। देखो, यू कैन बी क्रिएटिव इन योर होम, यू कैन बी क्रिएटिव इन योर कम्युनिटी, यू कैन बी क्रिएटिव इन योर ऑफिस। ऑफिस से बाहर वो आइडिया हो सकता है, मगर आपके ऑफिस में नहीं है, दैट्स फाइन। यू कैन बी क्रिएटिव इन योर कम्युनिटी ऑफ, यानी योर सिटी और यूर कंट्री। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों में देखें, इसको डिफरेंट वे करने के क्या है, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, चीजों को मैं इससे हट के कैसे डील कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जी राशिद, हुमा, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। इसमें आगे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो बाकी टूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस आपने कैसे कंडक्ट करने हैं, और फिर जो आइडियाज़ की जनरेशन हैं उसके प्रोसेस वगैरह क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी थर्सडे को ही।
राशिद आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो हमारा पीयूएस वाला सेशन है, ईआरपी की वजह से, क्योंकि आप वहीं पे थे। तो और दूसरा मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कम्युनिटी में ज़रूर उसको शेयर करें, जो मैंने पम्फलेट वगैरह शेयर किया है, मैं आपसे इंडिविजुअली भी शेयर कर लूँगा अगर आप लोगों के पास नहीं है। कोशिश करें कि जो रेलिवेंट जितने मैक्सिमम हमारे पास मेंबर्स आ सकते हैं ट्रेनिंग में वो ज़रूर आएँ, क्योंकि पीओएस एक जो ऐसा सॉल्यूशन है इजीली अवेलेबल है, उडू के ऊपर फ्री ऐप अवेलेबल है, आप फ्री सॉल्यूशन दे सकते हो, तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसे। सर ये सेशन हमारे लिए हेल्पफुल होगा आगे उसके लिए भी, जो हमारा एग्ज़ाम होना है? देखो जो एग्ज़ाम होना है वो तो आपका स्पेसिफिक है फंक्शन कंसल्टेंट में ना, तो आई जी ये जी सर। उसमें हेल्पफुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम कंसल्टेंट लेवल पे ही वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो भी ट्रेनिंग होती है वो कंसल्टेंट लेवल की होती है। तो आपको देखो, अगर सिर्फ आप उसको फोकस ना करो, आप लर्निंग को फोकस करो, आपको पता चले कि पीओएस वर्क कैसे करता है, सेशंस की क्रिएशन, उनकी क्लोजिंग, उनकी रिकॉन्सिलिएशन, प्रोडक्ट की मैनेजमेंट, हर चीज़। ठीक है, कैसे सही। कब। ठीक होगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट चलो वीक। इंशाल्लाह सर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हुमा, अल्लाह हाफिज़।